जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 28 जून 2024 शिफ्ट 1 के जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। ये इस सीरीज का फोर्थ सेशन है। ऑलरेडी हम 27 जून के 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज अगले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 9 सेशंस इस पूरी की पूरी सीरीज में रहने वाले हैं। 450 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उनमें भी मैं अपडेशन सारे क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 2022 या 23 का कोई अवार्ड पूछा है तो 2025 में क्या रहा है। ठीक है जी। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना रहेगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं हर सेशन के पहले बता रहा हूं कि ये बार बार डाउट आ रहा है कि जी एक तो वेंडर चेंज हो गया है, क्या पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने उचित है, अप्रोप्रिएट है? तो उसका आंसर ये है कि सिलेबस सेम है भाई साहब, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका जीएस की वेटेज बढ़ गई है। अब आप कहेंगे 50-50 क्वेश्चन ही हैं सारे सब्जेक्ट्स में, जीएस के 50 हैं, 50 इंग्लिश के, 50 मैथ्स के और 50 रीजनिंग के। टाइम पहले क्या था, 2 घंटे था। आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज कर सकते थे। अब आपका फिक्स कर दिया गया आधा घंटा। तो अब आप जो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जीएस में 15 से 20 मिनट का समय देते थे, अब उनको फोर्सफुली 30 मिनट देने ही होंगे। दैट मींस आपको जीएस के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब जीएस की वेटेज बढ़ेगी, आपको जीएस ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और भी ज्यादा वैल्यूएबल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी रिलेटेड टू द एनसीईआरटी क्विज। देखिए, एनसीईआरटी क्विज को बनाने का हमारा बेसिक मकसद है कि एक स्टैंडर्ड बुक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हैं, एनसीईआरटीज, और लगभग सारे एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पिनेकल ऑफ ऑल द एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज, आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, आईबीएसीआईओ, एसएससी सीपीओ, ठीक है, स्टेट सिविल सर्विसेज, इन सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल है। सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो हमने हर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट यहां पर तैयार किए हैं, खासकर आपके लिए। जैसे 11th-12th की ज्योग्राफी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, 11th-12th की इकोनॉमिक्स है, इनके क्वेश्चंस सीधा सीधा एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। सो अगर आप एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इनके चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं, जिसमें हमने 40 से 50 क्वेश्चन हर टेस्ट से बनाए हैं, और द आइडिया इज डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग रखा है क्वेश्चंस का। 3 डिफिकल्टी लेवल रखा है। गो एंड चेक आउट द टेस्ट। हर बुक का पहला चैप्टर फ्री है। अटेम्प्ट द टेस्ट और आपको क्वालिटी पता लगेगी। एंड जब आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट while गोइंग टू द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो ये है, दिस इज माय ब्रीफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। आई एम संदीप बंसल। शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, कालिदास सम्मान 2022 फॉर क्लासिकल म्यूजिक वाज गिवन टू केजी सुब्रमण्यन, पंडित वेंकटेश कुमार, मल्लिकार्जुन मंसूर, सेमागुडी श्रीनिवास अय्यर। सबसे पहले तो कालिदास सम्मान जो है दिया जाता है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है। अच्छा, वैसे भी आप लॉजिकली लेके चलना है कि भाई कालिदास जहां पर आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ हम क्लासिकल चीज की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक किसको दिया गया है? तो आंसर इज योर पंडित वेंकटेश कुमार। ठीक है जी। प्रेस्टिजियस अवार्ड ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन क्लासिकल आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स। 2022 के लिए ये जो अवार्ड था ये दिया गया था पंडित वेंकटेश कुमार को, और जो कि एक नोन हिंदुस्तानी वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू किरण घराना एंड द ग्वालियर घराना। ओके, उसके अलावा केजी सुब्रमण्यम नोटेड पेंटर एंड स्कल्पटर, और मल्लिकार्जुन मंसूर ग्रेट हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, और श्रीनिवास अय्यर जो है कर्नाटिक म्यूजिशियन है। ओके, इसके अलावा जो लेटेस्ट आपको ध्यान में रखना है, 2024 का ये जो अवार्ड है ये रघुपति भट्ट को दिया गया, गंजीफा आर्ट्स। गंजीफा आर्ट्स ना छोटे छोटे जैसे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आजकल तो प्रिंटेड कार्ड्स आने लगे। पहले क्या होता था, लोग छोटे छोटे कार्ड्स लेते थे, उस पर चित्रकारी करते थे, उसको किसी समय पर राजे महाराजे, रॉयल हाउस होल्ड्स खेलने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे
पत्ते खेलते हैं लोग, तो वैसे समझ लीजिए, तो उस पे आर्ट फॉर्म, तो दैट इज गंजीफा आर्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अ बुक, द बुक अ सूटेबल बॉय वॉज ऑथर्ड इन 1993 बाय, किसने लिखी है? विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, डेविड। ठीक है जी, सो इट इज विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ ने ये बुक लिखी है, यहाँ पर आप विक्रम सेठ जी को देख सकते हैं। सो मॉन्यूमेंटल नॉवल बाय विक्रम सेठ, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल और एंड ऑथर्स ऑल्सो, पोर्ट्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन सोसाइटी, फोकसिंग ऑन मैरिज, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी। ठीक है जी, ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, तो ये सारे के सारे अवार्ड जो हैं इनको मिल रखे हैं। ये इनकी कुछ बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है जी, द गोल्डन गेट, ठीक है जी, अ सूटेबल गर्ल, हेवन लेक, ठीक है जी, एंड देन बीस्टी टेल्स फ्रॉम हेवन लेक, सूटेबल गर्ल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लाइव्स, ऑल यू स्लीप टुगेदर, हु स्लीप टू नाइट, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कुछ उनकी बुक्स हैं विक्रम सेठ। बाकी अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है जी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रही हैं, ठीक है, बट ये उनकी बहुत ही फेमस बुक है। किरण देसाई ऑथर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एंड देन आपका डेविड, सो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। साइंस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन का पॉजिटिव, नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। ठीक है, आई थिंक वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका कोजागिरी पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरीली इन डैश ऑन द फुल मून डे ऑफ अश्विन मंथ। ठीक है, कोजागिरी पूर्णिमा कब मनाया जाता है? पहली बात तो पूर्णिमा, दैट मीन्स फुल मून। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र का और आसपास के एरियाज का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। शरद पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में पीपल स्टे अवेक ऑल नाइट ड्यूरिंग मूनलाइट, ड्रिंक मिल्क, सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, बिहार की बात करें तो छठ पूजा। ठीक है, अब ये नहीं है सिर्फ छठ पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जस्ट टू मेक के विच इज़ वेरी वेरी फेमस। ठीक है, आंध्र प्रदेश संक्रांति एंड युगाड़ी फेस्टिवल, और ओणम और विशु के लिए केरल। ठीक है, तो अगेन ये आप देख सकते हैं फेस्टिवल्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोसार, बिहू वेरी फेमस, असम में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बस्तर दशहरा, ठीक है, गोवा में शिगमो, और गुजरात में नवरात्रि। ठीक है, हरियाणा में सूरजकुंड मेला, हिमाचल में हालदा। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल? व्हाट आर द वेटेस्ट प्लेसेस? ठीक है, पहले हम चीरापूंजी पढ़ते थे, फिर आया कि नहीं जी चीरापूंजी के पास में एक और जगह है मौजिन राम, वो वेटेस्ट प्लेस है। बट मेघालय, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो कहा जाता है कि 3 साइड से घिरा हुआ है। सो व्हेन द विंड्स गेट इनटू दैट, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा वहां पर बारिश होती है। सो शिलोंग, मेघालय इज अ प्लेट्यू, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ये भी ध्यान रखिएगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेट्यू, और वहां पर आपको हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है, एवरेज रेनफॉल। उसके आसपास में भी नहीं है, देखो लद्दाख तो डेजर्ट है, रादर कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन, दिल्ली में भी बहुत मतलब गर्मियों में थोड़ा बहुत बारिश होती है, सर्दियों में एक आध बार। ठीक है, एंड राजस्थान अगेन, तो मतलब बहुत क्लियरली इज ऑप्शन देयर। ओके, सो ओके, दिल्ली सेमी एरिड है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, राजस्थान अगेन एरिड में आ जाता है। इन केस द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द गवर्नर्स रिपोर्ट, ही मे डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, बट सच अ प्रोक्लेमेशन इज इनिशियल फॉर अ पीरियड ऑफ, हाँ जी, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए ये आपका डिक्लेरेशन होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो हो गया आर्टिकल 356, 356 में 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, और दूसरा 365, जब सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं माना जा रहा। ठीक है, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है, बट इट इज अप टू द प्रेसिडेंट, और यू कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट के हाँ जी, कि भाई वहां पर इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। So president rule can be imposed if the constitutional machinery in a state fails. The proclamation lasts for 6 months initially, can be extended every 6 months up to a maximum of 3 years with the parliamentary approval. ठीक है, तो ये आपका
ग्राउंड क्या क्या हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हंग असेंबली, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये कुछ पॉसिबल ग्राउंड्स, ठीक है। और एक बार 6 महीने के लिए अप्रूव हो गया तो 6 महीने के लिए अप्रूव हो सकता है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के बाद इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पर ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच ईयर डिड वुमेन टेक पार्ट इन द मॉडर्न ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, बट महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार 1900 में, सन 1900 में, ठीक है जी। सो पहली बार हुए थे एथेंस में, बट 1900 पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया फॉर द इवेंट्स लाइक टेनिस, गोल्फ, सेलिंग, ठीक है। 1960 में ओलंपिक्स कैंसल ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है जी। 1896 में ओनली मेन पार्टिसिपेटेड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, द प्राइमरी टाइप ऑफ ओलंपिक जो है समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स है। फिर इवेंचुअली आप देखेंगे कि और इवेंट्स आते गए इसमें, यूथ ओलंपिक गेम्स, ठीक है जी, उसमें पैरालंपिक्स आ गया, ठीक है, फॉर डिफरेंटली एबल्ड के लिए, और ये सारे के सारे समय के साथ साथ इसमें ऐड होते गए, ठीक है। पैरालंपिक गेम, यूथ ओलंपिक गेम, स्पेशल ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, ठीक है जी, एंड ये हो गया आपका गेम्स। In which of the following schedules of the Wildlife Protection Act 1972 is the most common wildcat in India? Felis Shaw's listed. तो कौन से उसमें लिस्टेड है शेड्यूल 1, 2, 3, 4? तो आंसर है आपका शेड्यूल 2 में लिस्टेड है, ठीक है जी। अब सवाल आता है कि ये शेड्यूल 1, 2, 3, 4 क्या है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले बात तो देख लेते हैं, जंगल कैट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट शेड्यूल 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो शेड्यूल 1 जो है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन की बात करता है, तो 1 से नीचे की तरफ आप जब आएंगे, 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, 2 में थोड़ा कम, 3 में और कम, ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे शेड्यूल 1 में मेंट फॉर स्पीशीज नीडिंग एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, जैसे कि टाइगर, ठीक है, एलिफेंट, राइनो, और जो है आपका शेड्यूल 2 में पार्शियल प्रोटेक्शन की बात करता है, दे कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी, जैसे कि सेल्फ डिफेंस या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो यहां पे काइंड ऑफ हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, यहाँ पे पार्शियल प्रोटेक्शन है। देन यूर कम्स योर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में मॉडरेट प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है, लाइक जिसमें आपका डियर स्पीशीज। फिर आपका शेड्यूल 4 दैट आर रिलेटिवली लेस प्रोटेक्टेड, सर्टन रॉडेंट्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका शेड्यूल 4। तो 1 and 2 हाईएस्ट एंड हाई प्रोटेक्शन, ठीक है, रेयर एंड इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ। 3 and 4 मॉडरेट एंड लो प्रोटेक्शन, कॉमन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। 5 हंटेड, ठीक है, कैन बी हंटेड लीगली। 6 जो है वो ग्रीन, तो वो प्रोटेक्टेड प्लांट्स हो गए आपके, प्लांट स्पीशीज अंडर प्रोटेक्शन, ठीक है जी। ओके, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में चलकर क्या बनता है? प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और ये आपका आया था 13 दिसंबर को। देखो थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। 9 दिसंबर को 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम संविधान सभा भी कहते हैं, उसकी बैठक होती है। जो है 11 जो दिसंबर को। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपने आज का पहला सवाल जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, 2 चीजें हैं। एक तो आप में थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाना, और मुझे भी पता लगे कि कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 2 दिन के लिए बने थे वो, ठीक है। 2 दिन के बाद 11 तारीख को जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जो है अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 तारीख को। 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और वो एक्सेप्ट किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है जी। तो ये है आपका कहानी इसके बारे में, ठीक है, जिसमें सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये बेसिक चीजें जो हैं बात की जाती है, ठीक है। की प्रिंसिपल्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के? सॉवरन होगा, ठीक है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट, जस्टिस, सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखा गया था। मतलब देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था? उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य है, क्या चीज हम अचीव करना चाहते हैं जब संविधान बना रहे हैं, तो क्या चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइमरीली एन एक्सपोनेंट ऑफ भारतनाट्यम डांसर, ठीक है, केलुचरण महापात्रा, रुक्मिणी देवी अरुंदले, पंडित बिरजू महाराज, गुरु बिपिन सिंह, ठीक है। तो इसमें है आपका आंसर रुक्मिणी देवी अरुंदले, ठीक है, भरतनाट्यम डांसर, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फ्रॉम अ टेम्पल आर्ट टू द रिस्पेक्टेड स्टेज आर्ट, और शी फाउंडेड द कला क्षेत्र इन चेन्नई, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर क्लासिकल डांस। केलुचरण महापात्रा, देखो महापात्रा जो सरनेम है अगर आप देखेंगे उड़ीसा में आपको मिलता है, एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांस। पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वो कथक डांस, ठीक है, बहुत फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस, ठीक है। तो ये है कुछ जानकारी बाकी लोगों के बारे में भी। देखो हमारा मकसद यही है कि हम सिर्फ ऑप्शंस डिस्कस ना करें कि इसका आंसर ये है। थोड़ा सा जब आप इंफॉर्मेशन को फैक्ट को उसके आसपास की चीजों को भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फैक्ट दिमाग में बैठना लॉन्ग टर्म के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। चलिए, यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज nutrients in a grassland ecosystem, the gradual decrease in the concentration of phosphorus, nitrogen and other plants। देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जब पानी में जाते हैं, अच्छा पानी में जाते हैं तो क्या होता है, एल्गी की ग्रोथ होती है, ठीक है जी। एल्गी की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, जो बहुत सारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा वो कंज्यूम कर लेगा। अब जब बहुत सारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लेगा तो जो ऑक्सीजन फिश को चाहिए था या अदर एक्वेटिक एनिमल्स को चाहिए था उसको नहीं मिल पाएगा, या एक्वेटिक प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा जो बाकी हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज लेक, ओके। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, डिक्रीज नहीं है सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉस्फोरस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन डेजर्ट एरिया, नहीं, डेजर्ट एरिया की बात नहीं है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द एजिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज लेक, यस। सो आंसर क्या हो गया आपका, डी, ठीक है जी। तो इस जब ये ऑक्सीजन कम होती है, द सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑर्गेनिक मैटर by bacteria deplete dissolved oxygen in the water which is known as hypoxia। हाइपो, देखो जहां पर ये शब्द आता है हाइपो, वहां होता है लेस, कहते हैं ना हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपर इज ज्यादा, जब कहते हैं हाइपर क्यों हो रहा है भाई, है ना, हाइपर क्यों हो रहा है, तो ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, ठीक है। हाइपो इज लो, so we can lead to death of fish and other aquatic organism। This process is a part of the natural aging of the water body, ठीक है जी। चलिए, which of the following is the IUPAC name of M dichlorobenzene, ठीक है जी। IUPAC डाइक्लोरोबेंजीन जो है, सो 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन in a chemical nomenclature for a substituted benzene ring, जो मेटा पोजिशन इंडिकेट्स दैट द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाय 1 कार्बन एटम ऑन द रिंग, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली आप यहां पर आप देख सकते हैं बेंजीन, एक क्लोरीन यहां है, ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 1,3 हो गया, ठीक है जी, ये 1,3 हो गया। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, दिस नंबरिंग इज इनकरेक्ट फॉर बेंजीन रिंग विद ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, यू वुड स्टार्ट नंबरिंग एट 1, ठीक है। तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे, मतलब यहां अगर यहां पे लगा हुआ है तो इसको 1 कहोगे, 1, 2, ठीक है। ये आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होता है जो 1 और 2 होता है, ठीक है जी, एडजेसेंट कार्बन्स पे। 2, 3 ऐसा कुछ भी नहीं है आगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 वाज हेल्ड फ्रॉम 18 to 22 अगस्त 2021 एट साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कीनिया। कहां पर ये हुआ था, ये आपका हुआ कीनिया में, ठीक है, स्पेसिफिकली नैरोबी कीनिया, ठीक है। अंडर 20 जो चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। सो 2025 का वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स ब्रांच, ठीक है। दिस वाज द 12th एडिशन ऑफ द इवेंट, वाज हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 27 सितंबर टू 5 अक्टूबर, ठीक है। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की बात कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली। और अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप इन 2025 हैव बीन कंक्लूडेड इन सम रीजन्स विद यूरोपियन एथलेटिक्स जो है टेकिंग प्लेस इन फिनलैंड, ठीक है। और जो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप है 2026 विल बी हेल्ड इन यूएसए, ठीक है। 2026 का कहां पर होने जा रहा है, यूएसए में होने जा रहा है। तो ये थोड़ी सी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है।
ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द गुलामगिरी, वेरी फेमस, ठीक है। गुलामगिरी मतलब कहीं ना कहीं स्लेव्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बारे में बात की गई है। ये बात किसने की है? ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है। ज्योतिबा फुले जी एंड उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर जो है सोशल रिफॉर्म्स और खासकर एजुकेशन पे, विडो रीमैरिज पे काम किया है, ठीक है। कास्ट सिस्टम, ठीक है। द बुक इज पावरफुल क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अ प्ली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड कास्ट इन इंडिया। So Bal Gangadhar Tilak, prominent Indian nationalist, social reformer, known for the phrase "Swaraj is my birthright and I shall have it," for his newspaper Kesari and Maratha. महात्मा गांधी जी की जो बुक रही है हिंद स्वराज, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है, एंड नोन फॉर हिज सेमिनल वर्क एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये आपका कुछ ऑप्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कवरीज इज इनकरेक्ट, ठीक है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। गैलीलियो गैलीली, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, नहीं, ठीक है। मेनली एस्ट्रोनॉमी की बात करी है, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। नोन फॉर हिज रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी लाइक यूजिंग द टेलीस्कोप। ही वाज द फर्स्ट वन, लेकिन जिसने अटेम्प्ट किया टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दो ऑब्वियसली हिज मेथड लाइक उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उसको एक्यूरेटली बता पाए। ही डिड नॉट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, रादर ये किसने दी है? क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने इन द लेट 17th सेंचुरी। बाकी जो लोग हैं, हर्ट्स, ठीक है, इज करेक्टली क्रेडिटेड विद कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसीलिए हर्ट्स आज भी एक जो है इंपॉर्टेंट यूनिट के रूप में हम इसको देखते हैं, इन्हीं के नाम से। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्टली एक्सप्लेन्ड द in 1905, postulating that light consists of discrete energy packets called photons. और Michael Faraday, laws of electromagnetic induction, is correctly credited with discovering the principle of electromagnetic induction. Okay, next आपका दांती वर्मन और दांती दुर्ग was the founder of which of the following dynasties? चेरा, ठीक है जी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। सो इट वाज राष्ट्रकूट रूलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट रूलर्स जब हम पढ़ते हैं ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, है ना, जब लाइक अराउंड 8th सेंचुरी में, 8th-9th सेंचुरी में हम ट्रिपेटाइट स्ट्रगल की बात करते हैं। और ट्रिपेटाइट, ठीक है, स्पेलिंग थोड़े से हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका 3 मेन डायनेस्टीज के बीच में था। एक तरफ पाल डायनेस्टी थी बंगाल में, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राजस्थान सेंट्रल इंडिया में हम कह सकते हैं, और दक्कन वाले रीजन में आपका राष्ट्रकूट। किसको लेकर लड़ाई थी? कन्नौज को लेकर लड़ाई थी, ठीक है। वेस्टर्न यूपी में हम कह सकते हैं कन्नौज को लेकर लड़ाई थी। कन्नौज वाज द पावर सेंटर, ठीक है, इवेंचुअली विच शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। ओके, सो इट इज राष्ट्रकूट एंड मिड 8th सेंचुरी CE हिज कैपिटल वाज मानेकहेट, ठीक है। ही ओवरथ्रो द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी टू एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूट एम्पायर। और फिर इवेंचुअली चलकर हमें विजयनगर एम्पायर भी मिलता है 1336 में, 14th सेंचुरी में, ठीक है। चेरा डायनेस्टी, ठीक है जी, आपका चोला, चेरास, पांड्यास, है ना, चेरास आपका जो ये प्रेजेंट डे केरल वाला रीजन है। पाल डायनेस्टी बंगाल वाला रीजन, ठीक है। प्रतिहार, गुजर प्रतिहार, फाउंडेड बाय नागभट्ट वन। In which year was the Foreign Investment Board established? Foreign Investment Promotion Board, IFIPB। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया। हमने बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में आने के लिए अलाउ किया, एग्री किया। IMF की कंडीशंस थी, हमने इकोनॉमी को ओपन अप करना है, तभी आपको बेल आउट पैकेज मिलेगा। 15 दिन का हमारे पास सिर्फ कह लीजिए फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे। मतलब 15 दिन के फॉरेक्स रिजर्व बचने का मतलब कि 15 से 20 दिन तक का ही हम इंपोर्ट कर सकते थे, इतना ही पैसा था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। सो फाइनली हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा, हमें पैसा मिला, हमने इकोनॉमी को ओपन अप किया। सो देयर वर लॉट ऑफ कंडीशंस व्हिच वी एग्रीड। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज मेड, ताकि एक चेक हो। अगेन एक कहीं ना कहीं डर था, वो 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है या बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आती हैं, इवेंचुअली कंट्रोल करती हैं इंडिया को, तो वो सेम सिचुएशन से इंडिया डर रहा था। तो एक हम चेक रखना चाहते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के थ्रू,
ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग FDA प्रपोजल्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल। ओके, नेक्स्ट आता है द सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो दैट इज योर जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, ये आपका है जम्मू कश्मीर में, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन चनाब रिवर इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया इज 5th ग्लोबली फॉर इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कॉम्प्लेक्स है वो उत्तराखंड में है। इंडियाज हाईएस्ट डैम एंड द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोयना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, दिस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1960 मेगावाट। नाथपा झाकड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में, शेषालम आंध्र प्रदेश में, भाखड़ा नंगल सतलुज रिवर में। ठीक है जी, शिव समुद्र, ठीक है, अगेन कर्नाटका में। नाम से भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये चीज किस स्टेट का नाम हो सकता है, किस स्टेट में ये पावर प्रोजेक्ट हो सकता है, किस राज्य सरकार ने इस नाम को एक्सेप्ट किया हो सकता है, क्योंकि जनरली कोई राज्य सरकार नाम वो रखेगी जो वहां का लोकल हीरो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर लोगों की मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, गुजरात में, तो सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द RBI विल कॉज मनी सप्लाई टू। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, RBI और इधर है बैंक्स। ठीक है जी, अब RBI ने बैंक्स को बॉन्ड्स दिए, भाई बॉन्ड दिए तो कुछ पैसा मिलेगा, तो बैंक्स क्या देंगे? ठीक है, ठीक है जी, मनी। अब बैंक्स के पास जो पैसा था वो कम हो गया। ठीक है, बैंक्स के पास पैसा कम हो गया तो क्या हो गया? बैंक के पास कम पैसा है लोन देने के लिए, तो मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई विल डिक्रीज। इसको ऐसे समझो कि बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है। ठीक है, RBI ने 10 करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए, तो इन्होंने 10 करोड़ रुपया इसको दिया। ठीक है, 10 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम बॉन्ड्स खरीद लो, 10 करोड़ रुपए हमें दे दो, हम तुम्हें 1 साल बाद 6% ब्याज पे पैसा वापस लौटा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहां पर बैंक के पास 90 करोड़ ही बचा, तो मनी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? डिक्रीज। हाँ, अगर बाय करेगा RBI तो उल्टा हो जाएगा, बाय करेगा तो बैंक से बॉन्ड लेगा, बैंक को पैसा देगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल है आई थिंक। ठीक है, सो ऑल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको कहा जाता है, टेक्स मनी आउट ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, देयर बाय डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज इन चार्ज ऑफ इंडियाज बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम? कौन सा बैंक जो है वो इंडिया के बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम का इंचार्ज है? दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटर भी है RBI एक्ट 1934, ठीक है, 35 में उसकी को स्टैब्लिश किया जाता है। RBI बैंकर्स बैंक भी है, गवर्नमेंट का बैंकर भी है। ठीक है, तो RBI ही ये रोल प्ले करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, इशूइंग द नेशनल करेंसी, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल फंक्शंस। ठीक है जी, जो जिससे कि वो बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Among the following, which of the following is not a qualification for the membership in the विधानसभा? कौन सी जो है विधानसभा के लिए मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है? नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मोटा मोटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? अगेन सिंपल भाषा में इसको समझें, जिससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, मेनली मॉनेटरी कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो वैसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ये भी सही है, ये भी होना चाहिए। आपकी मिनिमम 25 साल की एज होनी चाहिए, ये सही है। नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, अब ये तो बहुत ओपन एंडेड है, कैसे तय करेंगे कि इस व्यक्ति को नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स है या इसको नहीं है? ठीक है, बहुत लोग 8वीं 10वीं 12वीं पास भी हैं, तो कैसे तय करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक 10वीं पास व्यक्ति को पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ग्राउंड लेवल से उठ के उन्होंने बहुत संघर्ष करके पहुंचो, बट द थिंग इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दैट थिंग। ठीक है, सो दैट इज दिस इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। अच्छा, एज फार एज द एज इज कंसर्न्ड,
जब आप लोकसभा की बात करोगे और विधानसभा की बात करोगे तो 25 साल है। अगर आप राज्यसभा की बात करोगे और विधान परिषद की बात करोगे तो 30 साल है। जब आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करोगे तो 35 ईयर्स है जो है एज। ठीक है, ओके। Which article of Indian Constitution mentions about the right of the Advocate General of a state to speak in the state legislature? ठीक है, बेसिकली देखो एडवोकेट जनरल और सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल के पास पावर्स हैं टू स्पीक। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के पास पावर है कि वो सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, बट वो जाकर वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट में बोल सकते हैं, बट जब वोटिंग होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है सच। तो उनको पावर प्रिविलेजेस जो है मिलती हैं ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलरली यहां पर एडवोकेट जनरल को मिलती हैं पावर प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एमएलए होता है, उसकी पावर प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल 177। So right to speak, otherwise take part in the proceeding of legislative assembly or in the case of bicameral legislature, तो क्या होगा, विधानसभा या विधान परिषद दोनों में वो जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, 179 क्या है, प्रोसेस फॉर द वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड। ठीक है, वो बेस जो पानी में घुल जाता है, एल्कलीज, एल्कीन्स, एसिड्स और या फिर एल्कीन्स, सो दैट इज द एल्कली। ठीक है जी, एल्कली जो कि सॉल्युबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बाकी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो कंपाउंड टाइम वाटर सॉल्युबल बेसिस, सैचुरेटेड, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। देखो एक होता है एल्केन, ठीक है, जैसे आपका मिथेन है, ठीक है, या फिर आपका इथेन है, C2H6। ठीक है, फिर एल्कीन, एल्कीन, ENE, ANE, C2H4, डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें। ठीक है, C डबल बॉन्ड। फिर एल्काइन, एल्काइन, C2H2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। देन एसिड, ठीक है जी, बिल्कुल ऑपोजिट टू योर बेस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन H+ कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एसिड की एसिडिटी तय होती है। और हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया एल्कीनिस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा इन December 1886? सो दैट इज योर दादा भाई नेरोजी। ठीक है, पहले में वोमेश चंद्र बैनर्जी एंड सेकंड में दादा भाई नेरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता था। ठीक है, 1900, एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक 1907 में हम पढ़ते हैं सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, सूरत स्प्लिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए। तो 1906 में भी एक सिचुएशन आ गई थी। तो उस समय पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सबको बहुत प्रिय थे और जिसकी बात को कोई नहीं काट सकता था, तो वो थे ग्रैंड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दादा भाई नेरोजी। तो एक कहते हैं ना, फेस सेविंग के लिए सबसे आगे किसको खड़ा कर दिया गया, दादा भाई नेरोजी जी को। और बहुत उम्र दराज थे वो उस समय पर, तब वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति एक साल रहेगा तो अगले साल कोई ना कोई शिफ्ट होता है, चेंज होता है। तो फिर जो है वो जो कन्फ्लिक्ट था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, वो एविडेंट था और फिर स्प्लिट होता है। बट एक साल इसीलिए टला क्योंकि दादा भाई नेरोजी थे। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब उनका स्थान था इनिशियल दौर में इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है जी, सो 1886 एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तीसरे में थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, और 1888 में चौथे में जॉर्ज यूल, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये अब इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप ये देख सकते हो जो है उमेश चंद्र बैनर्जी हैं, बंगाल के हैं, दादा भाई नेरोजी, ठीक है, पारसी हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम है, यहाँ पर एक इंग्लिशमैन है। तो ये भी शो कर रहा है कि सब उनको साथ लेकर चलने की बात चल रही है इनिशियली। ओके, नेक्स्ट आपका, इन विच ईयर वॉज दत्तोपंत
थेंगाड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश। देखो इसका पहले नाम था नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नाम से क्लियर है, वर्कर्स मजदूरों के लिए, उनकी एजुकेशन, उनके विकास के लिए, ठीक है। बाद में जो है इसको रीनेम किया गया, उसमें दत्तोपंत थेंगड़ी जो कि जिन्होंने काफी काम किया है वर्कर्स को लेकर, ठीक है, मजदूरों को लेकर। तो ये जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, 48, 58, 68, 78। टफ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये 58 में एस्टेब्लिश हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि आज़ादी के कुछ सालों बाद हुआ ये, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन था पहले ये, ठीक है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस आइडियोलॉग भी रहे हैं काफ़ी बड़े, तो उन्हीं के नाम से जो है अब ये रीनेम किया गया है। Where did the second urbanization in Ganga Valley take place? ठीक है जी, सॉरी where did बोल रहा हूँ, when did it happen? So it was 6th century BC। इसी यही टाइम था जिसमें महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है, जन माने लोग, पद माने फुट, जहां के लोगों के पैर पड़े, और उनमें भी 2 महाजनपद सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग उभर कर आए, ठीक है। सो मगध, ठीक है, एंड सेकंड इज उज्जैन, ठीक है। तो ये था आपका, सो राइज ऑफ महाजनपद एंड मेजर सिटी सेंटर्स इन द गंगा वैली टुक प्लेस। और इसी में काशी, ठीक है, जिसको कई बार हम ओल्डेस्ट सिटी भी कहते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे वाराणसी हम कहते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान? कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान? मिलाद उन नबी, जमातुल विदा, ईद उल फितर, मुहर्रम। तो ये है आपका ईद उल फितर, ठीक है, ये आपका मनाया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा बाकी भी देख लेते हैं। मिलाद उन नबी, ठीक है, नबी प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को लेकर है, ठीक है, उनके उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ईद मिलाद और मिलाद उन नबी, नबी से आप याद रखना, ठीक है। और फिर आपका जमात उल विदा, ठीक है, विदा हो गया, अब ऐसे समझ लो, सो लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ ऑफ रमजान, ठीक है, अब विदाई का समय हो गया, ऐसे समझ लो, रमजान का महीना खत्म हो रहा है। और ईद उल फितर इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ रमजान, एंड मुहर्रम जो है फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और मेनली शिया मुस्लिम्स, सो सुन्नीज एंड शियाज, उसमें भी शिया मुस्लिम्स जो हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वेटरन कथक डांसर अदिति मंगलदास बैग्ड द महारी अवार्ड 2022 पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण। सो इट वाज महारी अवार्ड 2022, वेटरन कथक डांसर अदिति मंगलदास, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ जो है क्लासिकल म्यूजिक डांस एसोसिएटेड विद ओडिसी, ठीक है जी। और भारत रत्न 2024 में कई लोगों को मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा भी गया उस समय पर। चौधरी चरण सिंह पोस्टमस, ठीक है जी। और फिर आपका कर्पूरी ठाकुर जी पोस्टमसली बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और होम मिनिस्टर रहे। एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और पी.वी. नरसिम्हा राव, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए, 2025 का महारी अवार्ड जो है जहानबी बेहरा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 31st गुरु पंकज उत्सव इन भुवनेश्वर, अवार्ड इज गिवन बाय गुरु पंकज ओडिसी रिसर्च फाउंडेशन, एंड ये आपका दिया गया, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली इंडियन क्लासिकल डांस को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन विच ईयर डिड लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द रेलवे लाइन इन ब्रिटिश इंडिया? 1853, बहुत हिस्टोरिक ईयर, जिसमें पहली बार, हाँ जी, बॉम्बे टू ठाणे जो है ट्रेन चली, introduced during the tenure of Governor General Lord Dalhousie. Which river flows in the Vular Lake in the north and then into Baramulla? कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है into the Vular Lake in the north and then to the Baramulla? So that is Jhelum, ठीक है जी। So is the main source of water for Vular Lake, the largest freshwater lake in India, located in Jammu Kashmir. The Jhelum flows into the lake in the north and then emerges to continue its course towards बारामूला, ठीक है जी। इंडस रिवर वाटर सिस्टम की बात करें तो 5 खास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जिसके हम ट्रिक हमेशा पढ़ते हैं। इंदू जस्ट चेंज रैक्स टू बैग्स, इंदू, इंडस, जस्ट, जहलम, चेंज, चेनाब, रैग्स, रावी, बैग्स, ब्यास, और एस से हो गया सतलुज। तो ये आपकी 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ जिसके नाम से आपका
पंजाब आया है। पंज प्लस आब, पंज माने 5, आब माने वाटर। ठीक है जी, चलिए ओके। ट्रिक टू रिमेंबर इंडस रिवर्स, ठीक है, पंजाब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड भाखड़ा नंगल, जैसे सतलुज पे BNS एक्ट, भाखड़ा नंगल सतलुज पे है। पौंग डैम ब्यास, रंजीत सागर डैम, ठीक है, तो रंजीत, रावी नदी पे तो RR, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स बनाते चलना है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में हमारी 3 नदियों पे पानी पे हमारा वो है हक है, ठीक है। सॉरी, उस पर जो है आपका जो है पंजाब, सॉरी पाकिस्तान का हक है। सो दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब। सो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। सो चेनाब, झेलम और इंडस, और ये हो गया रावी, ब्यास, सतलुज, जिसपे ईस्टर्न रिवर्स जो जिसपे भारत का हक है, ठीक है। खैर अब तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है और इसको लेकर विवाद है। इंडिया कब से काफी समय से ये बात कह रहा है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है जी। अ लॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज एस्कर्स, ठीक है। बर्फ है, बर्फ जब पिघलती है तो एक इस तरीके से जो सैंड डेवलप होती है, इट इज नॉट मिएंडरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिएंडर नहीं बनाया है, नदी नहीं है, ठीक है। लेट मी शो यू, ये देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एस्कर्स। सो लॉन्ग वाइंडिंग रिज, तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा इस तरीके से है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वाइंडिंग रिज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स में सैंड एंड ग्रेवल है, डिपॉजिटेड बाय सब ग्लेशियल और एन ग्लेशियल मेल्ट वाटर सिस्टम। इसमें और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में, ये हमने यूट्यूब पर ही, मेरे चैनल पर आप देखेंगे, इस चैनल पर, टीम मिश्रा चैनल पर आपको एक ज्योग्राफी का मैराथन सेशन मिलेगा। उस पर हमने लैंडफॉर्म्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, वो जाकर देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टीम निष्ठा ऐप पर कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। सो इरोजनल लैंडफॉर्म सर्क्स है, सो बाउल शेप्ड डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल इरोजन एट द हेड ऑफ ग्लेशियर एंड एरिड्स, ठीक है जी। शार्प नाइफ एज्ड रिजेस बिटवीन टू सर्क्स, यू शेप्ड वैली, ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से हॉर्न्स जो पीक हैं, ठीक है। ग्लेशियल स्ट्रेशियंस, ठीक है, ग्रूव्स और फ्योर्ड्स। अगर आप नॉर्वे की कोस्ट को देखेंगे तो नॉर्वे की जो कोस्ट है, खासकर जो वेस्टर्न कोस्ट है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने थोड़े से तोड़ रखी है, ठीक है। तो वो जो बीच बीच में जो क्रैक्स आपको मिलते हैं, दैट इज फ्योर्ड्स, ठीक है। सो डीप नैरो इनलेट्स फॉर्म्ड बाय यू शेप्ड वैली। फिर आपका मोरेन्स है, ड्रमलिन, जिसको एग शेप्ड टोपोग्राफी, ठीक है, कहा जाता है। बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी कहा जाता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे अंडे पड़े हुए हैं, ड्रमलिन्स, ठीक है। स्मूथ इलोंगेटेड हिल्स फाउंड बाय ग्लेशियल डिपोजिशन, ठीक है। एस्कर्स अभी हमने डिस्कस किया। कैटल लेक्स, जो एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ उसमें पानी, ठीक है, कैटल लेक्स। आउट वॉश प्लेन्स, जो भी नदियों का जो बर्फीला पानी है उससे जो डिपॉजिट्स हुए हैं, जो प्लेन्स क्रिएट हुए हैं। ब्रॉड फ्लैट एरियाज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट बाय ग्लेशियल मेल्ट वाटर बियॉन्ड द ग्लेशियर टर्मिनस, ठीक है। इरेटिक होता है, एरर से याद रखना, एरर 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 होता है कि एक पत्थर जो कि उस टोपोग्राफी से नहीं है, कहीं दूर से, जैसे मान लीजिए आइस थी, ठीक है, उसने उसको तोड़ा वहां से और ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जगह ले गया, ठीक है। एक अलग पत्थर जो कि उस सराउंडिंग से मैच नहीं करता है, वहाँ सराउंडिंग सॉइल से मैच नहीं करता है, सराउंडिंग फिजियोग्राफी से मैच नहीं करता है, सो दैट इज एरेटिक्स, ठीक है जी। लार्ज बोल्डर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर ऑफन फाउंड फ्रॉम द सोर्स। तो मैंने आपको एक बार दोबारा से क्विकली सारे के सारे लैंडफॉर्म्स भी बता दिए। आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस दैट इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, डायमंड, फॉस्फोरस। ऑब्वियसली फॉस्फोरस, ठीक है, मतलब अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से, फॉस्फोरस इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है जी। सो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम स्टेट, जैसे ग्रेफाइट है पेंसिल में जो हम यूज करते हैं, डायमंड इज वेरी फेमस, ठीक है। तो नेचुरल एलोट्रॉप्स हैं ये, कुछ सिंथेटिक एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, जैसे बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है, ये जो बेसिकली शेप है, ठीक है, एक वेब शेप्ड स्ट्रक्चर है। कार्बन नैनोट्यूब्स बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और आपका ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन ग्रेफाइट से आया है, जो एक लेयर है, ये जो एक लेयर है
इसको हम ग्राफीन कह देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद जो है इंडियन आर्मी में सर्व किया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और किस रैंक से वो रिटायर हुए? सो मेजर ध्यानचंद, है ना। हम कई बार नाम भी ऐसे लेते हैं, मेजर ध्यानचंद। आई डोंट थिंक कि हमने कभी नाम लिया होगा ध्यानचंद, हम हमेशा मेजर ध्यानचंद ही बोला जाता है, ठीक है, कॉमन उसमें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट वॉज मेजर। आइडेंटिफाई अ मोबाइल सोर्स ऑफ फूड। मोबाइल सोर्स, मोबाइल मतलब मूवमेंट, मोबाइल मतलब मूवमेंट, ठीक है। ग्रास है, मूव करती है नहीं। डेड गोट, गोट करती है बट डेड है वो, तो स्टेशनरी हो गया। देन डियर, यस इट मूव, ठीक है। और दूसरा श्रब्स, अगेन श्रब्स, ठीक है, झाड़ियाँ, कांटेली झाड़ियाँ, जो भी आप कह लीजिए, तो वो स्टेशनरी है, ठीक है। सो मोबाइल सोर्स ऑफ फूड क्या हुआ? डियर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। और refers that can move from one place to another. It's a living animal that can move, making it a mobile source of food. Which article of Indian Constitution mentions that the state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines? So that is your Article 48 of Indian Constitution, ठीक है जी। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। मकसद यही है क्योंकि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर द कंट्री। देन इज योर आर्टिकल 42, ठीक है, सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, सो आर्टिकल 42। एंड so the state shall endeavor to secure a living wage for all workers, and 46 जो है shall promote special care with educational and economic interest of weaker sections of people, ठीक है, especially the scheduled caste and scheduled tribe. Who among the following is not an Odissi dancer? कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी, अनीता रत्नम, ठीक है जी। कौन जो है इनमें से उड़ीसी डांसर नहीं है? तो आंसर है आपका अनीता रत्नम इज नॉट एन उड़ीसी डांसर, ठीक है। तो जो ये अनीता रत्नम है। सो मोहंती वैसे भी सरनेम जो है आपको उड़ीसा में मिलता है, एंड उड़ीसी डांसर है ट्रेंड अंडर गुरु केलुचरण महापात्रा। सोनल मानसिंह क्लासिकल डांसर ऑफ बोथ उड़ीसी एंड भारतनाट्यम, ऑल्सो कोरियोग्राफर एंड टीचर। प्रतिमा बेदी फेमस एमिनेंट उड़ीसी डांसर, ठीक है, नृत्य ग्राम डांस विलेज नियर बेंगलुरु जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया। Which Assamese playback singer was conferred with the Bharat Ratna Award in 2019? Very famous singer, 2019 में भारत रत्न अवार्ड मिला, भूपेन हजारिका जी, ठीक है, पोस्टमसली मिला, बट बहुत बहुत फेमस सिंगर रहे हैं, ठीक है जी। अक्लेम्ड असमीज प्लेबैक सिंगर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज नहीं होता है, भारत रत्न कहा जा रहा है आपको, ठीक है, मतलब वो मॉनेटरी टर्म्स में कहीं नहीं है वो, ठीक है ना, इनवैल्यूएबल है वो, आप ऐसे कह सकते हैं। प्लेबैक सिंगर, एक्टर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, फेमस फॉर हिज एक्सप्रेसिव इन्फ्यूज स्टाइल अक्रॉस जॉनर्स, खासकर अपनी असमीज भाषा में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, ठीक है जी। हिंदी फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए हैं, ठीक है। नोटेबल फॉर इट्स हिट्स लाइक मेरे, ठीक है, ये गाने आपने डेफिनेटली सुने होंगे, ठीक है, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बाकी सिंगर्स हैं, ठीक है, उषा मंगेशकर, लकी अली, ठीक है, ठीक है, लकी अली अगेन वेरी फेमस सिंगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कहते हैं एक तरफ रिजिड भी है, बहुत सारा संविधान को अमेंड करना बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, फिर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए, तो वो रिजिड हो जाता है। कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकता है, जैसे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यस, ठीक है। प्रधानमंत्री इज द रियल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति जी एक नॉमिनल हेड हैं। ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, नहीं जी, मतलब यूके से भी ले रहे हैं, यूएस से भी, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से, जापान से, ठीक है, आयरलैंड से, कितने सोर्सेस से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए कहा जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है।
ठीक है, एट टाइम्स, मतलब उसको थोड़ा नेगेटिवली अब देखें बट पॉजिटिवली देखें तो इंस्पायर्ड फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑब्वियसली वी लाइक मॉडिफाई दोज प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस, ठीक है। सो इट इज द मतलब ये है, ये नहीं है ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, तो आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है, आंसर हो गया डी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A जो कि हमने लेकर आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 साल के ऊपर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, सबको 18 साल से ऊपर सबको वोटिंग का अधिकार है रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, एक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब भारत के नागरिक हैं, कोई उड़ीसा का, बिहार का, पंजाब का, गुजरात का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, मिजोरम का, मणिपुर का नागरिक नहीं है, ठीक है। 3 टीयर गवर्नमेंट, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 74th में म्युनिसिपैलिटीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, ठीक है। तो ये सियाराम तिवारी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घरानास, सो आंसर है आपका दरभंगा, ठीक है जी। पंडित सियाराम तिवारी जी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड इंडियन क्लासिकल सिंगर, एक्सपोनेंट ऑफ दरभंगा ट्रेडिशन ऑफ ध्रुपद, ठीक है जी। देहांत हुआ था इनका 1998 में। लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ध्रुपद जॉनर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बिलोंग टू दरभंगा घराना, ठीक है जी, एंड वाज बेस्ड इन पटना। बास्केटबॉल में, इन बास्केटबॉल वेयर अ रेफरी थ्रोज द बॉल अप, है ना, बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि वो बॉल को सेंटर में फेंकता है और जो भी उसको पकड़ेगा और गेम जो है कंटिन्यू होती है, टू डिटरमिन विच टीम गेट्स द बॉल, इट इज कॉल्ड स्लैम डंक, जंप बॉल, किक बॉल, हाई बॉल, ठीक है। सो इट इज अ जंप बॉल, ठीक है, इट इज अ जंप बॉल। द ऑफिशियल वे टू स्टार्ट अ बास्केटबॉल गेम और टू रीस्टार्ट प्ले आफ्टर सर्टन डेड बॉल सिचुएशन इज वेयर द रेफरी टॉसेस द बॉल अप, ठीक है, बिटवीन 2 अपोजिंग प्लेयर्स, ठीक है। दिस एक्शन इज कॉल्ड जंप बॉल। बाकी देख लेते हैं। स्लैम डंक होता है, ठीक है, जब एक्चुअली में, ठीक है, फाइनली बॉल यहां पर प्लेयर इसमें डालता है, ठीक है, बास्केट में डालता है। सो इज अ शॉट इन द बास्केटबॉल वेयर प्लेयर जंप्स हाई इनफ टू फोर्स द बॉल डाउन टू द थ्रू द बास्केट विद वन और बोथ हैंड्स। अच्छा, किक बॉल क्या है? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाउल है, ठीक है जी, वेयर अ वायलेशन दैट अकर्स व्हेन अ प्लेयर इंटेंशनली स्ट्राइक्स द बॉल विद देयर फुट और लेग, ठीक है। देन इज योर हाई बॉल। हाई बॉल जैसी टर्म जो है यूज नहीं होती है बास्केटबॉल में। एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी, ठीक है, कौन सा जो है हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे। देखो, जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता जाएगा परसेंटेज वाइज में। जैसे कि इंडिया में भी जब हमारा देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर वाज अराउंड 50% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, बट आज के टाइम पे हम कहते हैं 14-15% है, ठीक है। इसका सिंपल रीजन क्या है कि ऐसे ऐसे समझो, अगर आपकी 50,000 इनकम है महीने की और कल को वो 1 लाख हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली आप 4 चपाती खा रहे थे अब 8 चपाती खाना शुरू कर देंगे। 1 किलो चीनी खा रहे थे, 2 किलो चीनी खाना शुरू कर देंगे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ना, हाँ ऑब्वियसली क्वालिटी में फर्क पड़ता है, बट इट इज लाइक द अमाउंट रिमेन्स मोर और लेस सेम, द क्वालिटी वेरीज। ज्यादा आपका फिर पैसा खर्च कहां होता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, सर्विसेज में, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जैसे आप कह सकते हो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है। फिर सर्विसेज हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आने लगेंगी। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। सो एक्चुअली ये चारों ही ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, मतलब प्योरली ठीक नहीं है, बट हाँ अगर यहां पे 18 इंटू आप 7 देखोगे तो आंसर इज डी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। मैं क्यों वो बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 11, 12, 13 से शुरू हो रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, फिर 18 और यहां पर आपको 17, फिर है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। सो लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंकियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इधर आपका मेटल्स हो गए, ठीक है, नॉन मेटल्स हो गए, बीच में मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, ओके, इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है जी, इनर्ट गैसेज हैं। दीवाने कोही वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ डैश इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी के बारे में हमेशा याद रखना एक पॉइंट के, ही वॉज अ पर्सन जिसने अपने समय के अकॉर्डिंगली बहुत फॉरवर्ड लुकिंग काम किए, बट कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने किया कि जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी या दौलताबाद बाद में कहा गया, वहां पर शिफ्ट करा। ठीक है जी। सो दीवाने को ही जो है डिपार्टमेंट था डैश इंट्रोड्यूस्ड, किस चीज से रिलेटेड था? मिलिट्री, मार्केट, चैरिटी, एग्रीकल्चर। तो ये था आपका, ठीक है जी, सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने को ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, टू लुक आफ्टर एंड इंप्रूव द एग्रीकल्चर। अब मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या चीजें थी। देखो इसमें मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट था, जैसे ये एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट था जो आज के समय पर होता है कि जो भी किसान हैं उनको अच्छे बीज दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा कि बंजर ज़मीन पे वो काम करें। भाई बंजर ज़मीन पे कोई काम क्यों करेगा? क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, तो सरकार देगी, सरकारी खजाने से आपको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो आज के समय पर हम देखते हैं कि हाँ जी, इजी क्रेडिट किसानों को दिया जा रहा है, फर्टिलाइजर, सीड्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मदद की जाती है ताकि किसानों का इनपुट कॉस्ट कम हो। तो वो काम उस समय पर किया गया पर हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने वो पैसा लिया पर वो रिटर्न नहीं किया, ठीक है, वो रिटर्न नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो सरकारी खजाना था वो धीरे धीरे कम भी होने लगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज बायरा सियूल डैम लोकेटेड? किन्नौर, मंडी, बिलासपुर, चंबा। तो ये है आपका चंबा में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पोलावरम, ये थोड़ा एक लिस्ट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी, सुबानसिरी, आपका फिर असम में कार्बी, लांगपी, ठीक है जी। बिहार में कोसी बैरेज, इंद्रपुरी, छत्तीसगढ़ में हसदेव, ठीक है, जो महानदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगरेल, सरदार सरोवर डैम गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखना, यूकई डैम, ठीक है, देन भाखड़ा डैम, ठीक है जी, सतलुज, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिमाचल जो बॉर्डर है, पोंग डैम, ठीक है जी, देन माइथॉन डैम, झारखंड, पांचेट, ठीक है, तुंगभद्रा अगेन इंपॉर्टेंट, कृष्णराज सागर अगेन इंपॉर्टेंट, अल्मेटी डैम, ठीक है, कृष्णा रिवर पर अगेन इंपॉर्टेंट, इडुक्की डैम भी चर्चा में रहा है पेरियार रिवर पर, मुल्ला पेरियार, तो पेरियार से याद रहेगा, पेरियार, ठीक है जी, देन इंदिरा सागर, नर्मदा, ठीक है जी, तवा डैम, तवा रिवर, ठीक है, ये तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, ठीक है। हिरन को भूख लगी, गरम तवे पर खाना बनाया, इस तरीके से हमने एक ट्रिक डिस्कस करी हुई है। कोयना डैम। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि तवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, लिखना कमेंट सेक्शन बॉक्स में इफ यू रियली वांट, क्योंकि इससे दो तीन चीजें होंगी, इससे कनेक्ट बिल्ड होता है और इस आपको याद रहेगा वो चीजें, जब आप लिखोगे ना अपने हाथ से तो पेपर में स्ट्राइक करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन में हर बार आपको आंसर पता हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन, रादर मैक्सिमम क्वेश्चन हम इलिमिनेशन से कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ये तो नहीं था, ये वहां था, अच्छा ये नहीं था, अच्छा इस ये ऑप्शन बची, फिर ये होगा, ठीक है, ओके। हीराकुंड डैम, महानदी, रेंगाली डैम, ब्राह्मणी, ठीक है, रंजीत सागर डैम, देन आपका रावी, नंगल डैम, सतलुज, और राणा प्रताप सागर डैम, चंबल, ठीक है। तो ये आपके कुछ डैम्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? कौन सी भाषा है जो सबसे कम बोली जाती है भारत में? असमीज, डोगरी, संस्कृत, कोंकणी। आई थिंक अगेन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है, संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा एज अ प्राइमरी लैंग्वेज बोलने वाले भारत में बहुत कम परसेंटेज बची है अब, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो फर्दर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें हम हिंदी कहते हैं, ठीक है, जो भी हिंदी के आसपास की जो भाषाएं हैं, सिस्टर लैंग्वेजेस को कहा जाता है, तो वो भाषाएं बोली जाती हैं देन द संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इज द लीस्ट स्पोकन ऑफ द कंट्रीज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड
अच्छा, ये इसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी इसकी ट्रिक बता देता हूं, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस करी है। 21, 71, 92, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो आप अगर इसको देखोगे तो 21 + 71 = 92। तो 21 से याद रखना सेंधा, ठीक है, नमक, और नमक खाया और दिमाग तेज हो गया, बोर्ड मास की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। तो सेंधा से हो गया आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 21st मतलब 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई। देखो इनिशियली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, फिर 1 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, तो अब कितनी है 22। तो 3 कौन सी ऐड हुई? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और बोर्ड मास में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये हो गए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अनलेडी लाइक इज अ मेम्योर बाय ऐश्वर्या मोहनराज, सुप्रिया जोशी, अदिति मित्तल, राधिका वास। तो इट इज राधिका वास, ठीक है जी। मेम्योर रिटन बाय इंडियन कॉमेडियन राइटर राधिका वास। यहाँ बुक का जो कवर पेज है देख सकते हैं। बॉर्न इन मुंबई, वर्कड एज एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव इन चेन्नई, डन हर मास्टर्स एडवर्टाइजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। Which of the following ways were the farmers encouraged to begin to use high-yielding variety seeds? So, agricultural laborers were paid wages directly by the government. Farmer children were given free education in government colleges and universities. Farmers were given monetary support in cash to cultivate food grains. The government provided seeds and other inputs at prices lower than those prevailing in the market. Yes, this was the thing which was done by the government at that time. ठीक है जी। तो सरकार ने जो है बीज दिए, अदर इनपुट्स दिए, ताकि वो जो है ये काम कर सकें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सीड्स एंड अदर इनपुट्स एट अ प्राइसेस लोअर देन द प्रिवेलिंग इन द मार्केट। व्हाट इज द नेम ऑफ फिजिकल फीचर that the longitudinal valley lying between the lesser Himalayas and the Shivalik in India? So यहां पर जो है देखो, सबसे पहले तो आपका शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स, ठीक है, मिडल हिमालयास या जिसको हम लेसर हिमालयास भी कहते हैं, लेसर या मिडल हिमालयास, ठीक है। और इसमें फिर ग्रेट हिमालयास, और फिर हो गया आपका ट्रांस हिमालयास, ठीक है। ट्रांस हिमालयास में जैसे हम लद्दाख, काराकोरम रेंज, जसकार रेंज की बात करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्टेशंस हैं, ठीक है, जब आप कहते हो मसूरी है, शिमला है ना, वो सारे के सारे कहाँ हैं? लेसर हिमालय, मिडल हिमालयास में। तो ये आपका जो है शिवालिक्स और लेसर हिमालयास में आपको लॉन्गिट्यूडनल डून्स मतलब वैलीज मिलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं जिसको बोला जाता है दून्स, ठीक है। और ईस्टर्न पार्ट में द्वार्स भी कहा जाता है, ठीक है। दून, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दून इज देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल, ठीक है। पोटली दून, देहरादून, ठीक है। इवन काठमांडू वैली, काठमांडू बोल रहा हूँ, काठमांडू वैली भी इसी एग्जाम्पल में आता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? दून। देखो भाबर क्या है? भाबर कोर्स बेल्ट है शिवालिक्स के साउथ में, जो जहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलते हैं, ठीक है, जहां नदियां छुप जाती हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। सो दैट इज द भाबर बेल्ट, ठीक है। दोआब इज दो नदियों के बीच का इलाका, दो आब मींस वाटर, दो नदियों के बीच का इलाका। तेराई रीजन, ठीक है, मार्शी लैंड, ठीक है, मार्शी लैंड। भाबर के बाद कौन सी बेल्ट आती है? तेराई बेल्ट आती है, तेराई बेल्ट। जब ये पानी, नदियों का पानी रीमर्ज करता है तो मार्शी लैंड आता है, जहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बहुत सारे तेराई लैंड को काटकर, फॉरेस्ट लैंड को काटकर एग्रीकल्चर में रिक्लेम कर लिया गया है, ठीक है जी। सो आंसर क्या हो गया आपका? दून्स, ठीक है। तो अगर जैसे हिमालयास को हम जब इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करते हैं, सो दिस इज लैटिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है, और नदियों के बेसिस पे, सो दैट इज जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बेस्ड ऑन द रिवर वैलीज, जैसे कश्मीर हिमालयास, पंजाब हिमालयास, हिमाचल हिमालयास, नेपाल हिमालयास, ठीक है, या कुमायूं हिमालयास,
ठीक है, ईस्टर्न हिमालयास। फिर एक आपका लेटिट्यूडनल डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांस हिमालयास, ग्रेट हिमालयास, लेसर या मिडल हिमालयास, फिर शिवालिक्स या आउटर हिमालयास भी कहा जाता है। ओके, राम सहाय पांडे, अ राय डांसर फ्रॉम मध्य प्रदेश, वॉज कॉन्फर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2022? अर्जुन अवार्ड, सरस्वती सम्मान, पद्मश्री या द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इनको मिला है आपका पद्मश्री, ठीक है, राम सहाय पांडे जी, पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट फॉर्म ऑफ राय फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। Which river originates from the Rakshastal northern tip near मानसरोवर? सतलुज रिवर, रावी, नर्मदा, ताप्ती। अब देखो मानसरोवर की बात कर रहा है तिब्बत में, ठीक है, तो तिब्बत में आप याद रखना 3 नदियां हैं, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो एक तरफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसको यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है, यारलुंग सांगपो, ठीक है, ठीक है, और एक तरफ जो है इंडस, BI इंडस, और सतलुज। तो ये आपका तीनों मानसरोवर के आसपास में से हैं, ठीक है, तो ये दोनों नदियां तो सेंट्रल इंडिया में है, तो मानसरोवर गलत हो, मतलब ये ऑप्शन तो सीधा सीधा आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। रावी नदी जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहां से ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन इज ओनली सतलुज रिवर। वैसे इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर, ठीक है जी। सो रक्षासाल विच इज लोकेटेड नियर द मानसरोवर। झेलम जो है, झेलम की ट्रिक याद रखना, जॉइंट वेंचर, JV, ठीक है, JV जॉइंट वेंचर, J से झेलम, V से वेरिनास स्प्रिंग, ठीक है। चेनाब, कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा स्ट्रीम, ठीक है, बारालाछाला पास, ठीक है, और रावी नदी नियर रोहतांग पास, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। तो रावी और ब्यास बहुत आसपास में से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, दोनों कुल्लू हिल्स, और फिर सतलुज हो गया रक्षास्थल लेक। और इसकी ट्रिक है इंदू जस्ट चेंज रैक्स टू बैग्स, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंदू से इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और ये नॉर्थ टू साउथ भी है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ये आपका क्रोनोलॉजी भी है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये इंडस, फिर झेलम, फिर चनाब, इंदू जस्ट चेंज रैक्स टू, फिर ब्यास, फिर उसके बाद सतलुज, ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस में है। तो ये था आज का सेशन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप द वीडियो, द सेशन सर्व्स अ पर्पस। आइडिया बहुत क्लियर है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू 2-3 चीजें आपको पता लगती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पैटर्न समझ आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और अपने आप में ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको जब आप पढ़ के जाएंगे तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ठीक है जी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।